नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील पंचारिया। मैं आप सबका एरुडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने यहाँ पर एरुडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड उन टॉपिक पर थोड़ी डिटेल में और थोड़ा लाइटली इस तरीके से डिस्कस करते हैं, जिससे कि आजकल के जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी में विशेषकर ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा हो गए हैं, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो गए हैं, और जो वर्तमान में करंट अफेयर में जो भी घटना होती है, इनसे थोड़े बहुत प्रभावित होने लगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करें, इनके बारे में अपने तजुर्बे के अनुसार हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मुहिम में विशेषतः उन सभी टॉपिक को लिया गया है जो टॉपिक सामान्यतः इंडियन पॉलिटी वाले सिलेबस के तौर पर शामिल किए जाते हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना के बारे में जो आज तक के पहले के जो PYQs आए हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, और इनके अंदर उन्हीं मुद्दों को उठाया गया है और उन्हीं पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है और एग्जाम में जिनके पूछे जाने की संभावनाएं थोड़ी बेटर है। तो चलिए हम हमारे इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होती है और कौन चीज़ों को हम दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रस्तावना ऐसा टॉपिक है जो जिस दिन से लागू हुआ है, संविधान का भाग बना है, उस दिन से लेकर आज तक इसके बारे में कई बार ये सुर्खियों में आता है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों ने इस पर ये चर्चा की है कि प्रस्तावना के अंदर फिर से एक संविधान संशोधन करें और इसमें से कुछ शब्द जो जोड़े गए थे बाद में उनको हटाया जाए। तो हम देखते हैं कि वर्तमान तक, आज़ादी से लेकर अब तक इस प्रस्तावना से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिनके बारे में एक नागरिक के तौर पर और एक विद्यार्थी के तौर पर हमें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो कि संविधान में जुड़ने से पहले इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना एक्चुअल में है क्या चीज और इसका संविधान के अंदर शामिल क्यों किया, और संविधान में शामिल कर दिया तो क्या ये संविधान का एक भाग है या फिर ऐसे ही जोड़ा गया है। तो इन सारे मुद्दों के बारे में, क्योंकि ये जो मुद्दे अभी मैंने बोले हैं ये सारे के सारे मुद्दे जब संविधान लागू हो गया था या संविधान सभा में बहस चल रही थी उस समय भी ये उतने ही रिलेवेंट थे जितने आज बने हुए हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ी डेप्थ और थोड़ी लाइट चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं प्रस्तावना है क्या चीज। प्रस्तावना, जो कि वैसे तो सामान्यतः NCERT की सभी पुस्तकों के बैक कवर पर लिखी हुई मिलती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना ये है क्या, इसके बारे में हम जाने तो पहली चीज है इस प्रस्तावना, जैसे सामान्य थे कोई भी पुस्तक में अगर कोई साहित्यकार कोई साहित्य लिखता है या फिर कोई भी लेखक अपनी पुस्तक लिखता है तो वो अपने पुस्तक की जो मूल आत्मा होती है उससे अपने पुस्तक में एक टाइटल देता है प्रस्तावना। उस प्रस्तावना का तो हिंदी होती है इंट्रोडक्शन, लेकिन इंग्लिश होती है इंट्रोडक्शन, और जबकि हमारे वाले ये जो संविधान के आगे प्रस्तावना दी हुई है उसकी अंग्रेजी होती है प्रियम्बल। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक ही काम करते हैं कि जो पुस्तक लिखी गई है उसकी प्रस्तावना हमें बताती है, इस पुस्तक का एक परिचय देती है। इसीलिए भारत की इस प्रस्तावना को भी हमारे संविधान की परिचय पत्र, कुंडली और संविधान निर्माताओं की आत्मा जैसे टाइटल दिए गए हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे संविधान का और संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की एक कुंजी है जो हमें बताती है कि इसमें लिखने वाले लोगों ने किस विचारधारा का पालन किया था और इसमें इन्होंने किन किन चीजों पर फोकस किया है। अब हम उनके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं।
तो पहली चीज हमें समझ में आ गई कि ये संविधान का काफी इंपॉर्टेंट भाग है। संविधान का भाग है या नहीं ये तो आगे बहस का मुद्दा बनेगा और अंत में हम निर्णय पर पहुंचेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि संविधान जो लिखा गया उसके सबसे इंपॉर्टेंट भाग में से एक भाग है प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और जन्म कुंडली जैसे होती है वैसे कुंडली और परिचय पत्र इस तरीके के नामों से संबोधित करते हैं। ये प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना के अंदर लिखा क्या गया है वो भी हमने देख लिया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि ये पूरी बातें बता रही है कि एक्चुअल में भारत क्या चीज है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं वो मूल तत्व कौन कौन से। पहला है, ये हमें बताता है अधिकार के स्रोत, यानी कि अगर पूछा जाए भारत के अंदर सर्वोच्च कौन है तो वही होता है अधिकार के स्रोत। जैसे ब्रिटेन के अंदर सर्वोच्च कौन है, ब्रिटेन की संसद। नागरिकों से भी ज्यादा बड़ी चीज है वो है ब्रिटेन की संसद। और दूसरी चीज जो हमें बताता है वो है प्रकृति, यानी कि हमारे राष्ट्र की प्रकृति कैसी है, हमारा राष्ट्र किस प्रकार का है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, लोकतांत्रिक है या फिर राजतांत्रिक है, हमारा यहाँ गणराज्य चलता है या राजतंत्र चलता है, क्या जो शब्द हमने अभी विकल्प के तौर पर बोले हैं क्या वो विकल्प आज दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करते हैं। इन तमाम मुद्दों के बारे में भी हमें ये प्रस्तावना बताती है। फिर ये बताते हैं कि हमारे संविधान के आदर्श क्या है, या फिर जिन्हें इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या रखे गए, इनके बारे में भी ये बताता है। और ये बताता है संविधान के लागू होने की तिथि। इन तमाम चीजों के बारे में ये हमें एक आइडिया दे देता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, इस संविधान के अंदर हमें किन किन चीजों पर और कौन कौन सी हमें जानकारियां जमा संग्रह कर सकते हैं केवल प्रस्तावना पढ़कर। तो देखते हैं अब सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला मुद्दा था वो बना था क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है। तो इस पर सबसे पहले 1960 के अंदर एक मामला गया था जिसे बोलते हैं बेरुबारी विवाद। 1960 का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला गया। वैसे तो ये मामला इतना ही था, किसी के खिलाफ में नहीं था, कोई वहां पर कोई केस नहीं हुआ था। ये केवल राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई थी क्या कोई देश अपने भूखंड को किसी अन्य देश को दे सकता है। इस पर सलाह देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो पहला केस बना जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, इसे अलग से ऐड किया गया है। दूसरा केस आया था, पहले में बेरुबारी में तो ये बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा आता है 1973 का भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध केस 1973 में जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केरल के एक मठ के वो अधिकारी थे और उनके पास मठ के पास बहुत सारी जमीन थी। इस जमीन पर सरकार ने जब ये भूदान आंदोलन और भूमि सुधार आंदोलन चल रहे थे उसके तहत उनकी जमीन को, मठ की जमीन को सरकार ने अधिग्रहण करने की कोशिश की थी। तब इन्होंने ये मामला ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया और सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो वो अपना इस केस को हार गए थे। 24 अप्रैल 1973 की घटना थी, वो केस को तो हारे थे लेकिन वो एकमात्र ऐसा केस था जिसमें हारने वाले व्यक्ति का केस इतना ज्यादा सुर्खियों में रहा था। और आज भी ये केस भारतीय संविधान में एक क्रांतिक पॉइंट बन गया था, यानी कि इसने संविधान में एक नया मोड़ दे दिया था। क्योंकि इस केस की जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें 13 जजों की एक बेंच बैठी थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इससे पहले भारत की आज़ादी से आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं था जिसमें 13 जजों ने एक साथ बैठकर निर्णय दिया हो। लेकिन निर्णय आया। इस निर्णय के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और इस भाग के अंदर वही सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो परिवर्तन संसद संविधान के अन्य भागों में करती है। और साथ में ये भी बोल दिया था, और इस केशवानंद भारती केस के ज्यादा सुर्खियां आने का जो रीजन था वो था सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे की एक अवधारणा देना, और जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट था वो भी इस पर लागू हो गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित नहीं किया था। बेसिक स्ट्रक्चर वो भाग है जिसके अंदर संसद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केस में बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और फिर
95 के अंदर LIC का एक केस गया था और LIC के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 73 वाली बात को दोहराते हुए बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है। तो एक चीज अब से क्लियर है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, तो जवाब होगा इस प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। अब हमारे दिमाग में अलग क्वेश्चन उठना चाहिए, वो क्वेश्चन ये है कि भाई जब सब कुछ संविधान के भाग ही चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन उठाई क्यों था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि हम जानते हैं जब संविधान सभा बैठी थी, संविधान सभा के अंदर सबसे पहले जो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 के दिन सबसे पहले संविधान सभा के सामने जो रखा गया था उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव यह जिसे आज हम प्रस्तावना बोलते हैं। थोड़े बहुत इस उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन किए गए थे, उस संशोधन के साथ आज हमारे सामने प्रस्तावना है। तो सवाल तो ये भी था कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान में प्रस्तुत हुआ था, संविधान से पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव आ गया था जिसने डायरेक्शन दिया था कि भारत का संविधान किस तरीके का होगा, और इसके अकॉर्डिंग ही जब भारत का संविधान लिखा गया था तो फिर ये सवाल कहाँ से आया कि ये भाग है या नहीं है। तो संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर एक ब्लैक होल छोड़ दिया था, और वो ब्लैक होल यही था कि उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले आया था। लेकिन एक और फैक्ट है जो आप ध्यान में रखना, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर सकता है कि संविधान का सबसे अंतिम में स्वीकार किया गया भाग भी उद्देश्य प्रस्ताव ही था, जिसे आज हम क्या नाम देते हैं, प्रस्तावना। यहीं से ही गड़बड़ शुरू हो गई थी कि भाई अगर उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग होता तो जब सबसे पहले प्रस्तुत हुआ तो सबसे पहले स्वीकार होना चाहिए था, लेकिन इसको संविधान के अंदर संविधान पहले लिखा गया था, अंत में ये भाग जोड़ा गया था, इसलिए यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं। और फिर ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इन LIC वाला 1995 का केस है और केशवानंद भारती वाला 1993 का केस है, 73 का केस है, इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यहाँ तक भाग की बात हो गई। और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी हमने देख लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिसे पंडित जी ने 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर हमारे बनने वाले संविधान के डायरेक्शन दी गई थी कि भारत का संविधान किस प्रकार का होगा। इसमें ऑलमोस्ट वो बातें थी जो आज इस पैटर्न के अंदर हमारी प्रस्तावना के अंदर शामिल है। तो हम यहाँ से दो बातें क्लियर कर चुके हैं कि प्रस्तावना, पहली चीज तो यही थी कि प्रस्तावना है क्या। ये हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाले, ये शब्द जो कि हम अक्सर सुनते हैं, आजकल स्कूल की प्रार्थनाओं के अंदर भी ये चीजें शामिल करने लगे ताकि हर भारतीय ये जान सके कि भारत के संविधान की आत्मा कैसी है, वो इस प्रकार की है। और दूसरा फैक्ट हमने ये जाना कि संविधान प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, अगर भाग है तो किन किन केसों में। आजकल मैंने कई ऐसे वन लाइनर एग्जाम देखे हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनसे संबंधित केस कौन सा है, यानी बेरुबर वाद, केशवानंद भारती केस, LIC वाला केस, इन केस में आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और किस में नहीं माना। तो ये तीन केस आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारी प्रस्तावना का नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कि क्या हम प्रस्तावना के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। पहले क्या घोषणा हुई थी कि प्रस्तावना तो संविधान का भाग है ही नहीं, तो आप अगर संविधान संशोधन करते हो तो फिर संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के अंदर परिवर्तन कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केस में ये बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आ गई थी, तब उस समय की सरकार और सुप्रीम कोर्ट अपने वर्चस्व की लड़ाई में थे और ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना के अंदर एक बार संविधान संशोधन भी हो गया और वो संविधान संशोधन केवल सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास दिलाने के लिए ही था। ऐसा कहा जाता है कि हम कुछ भी, संसद कुछ भी कर सकती है। तो वो केस हुआ। फिर अब दूसरा हमारे सामने एक और क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना के अंदर संविधान संशोधन हो सकते हैं। तो जवाब है हाँ जी, इस प्रस्तावना के अंदर संविधान संशोधन हो सकते हैं और एक बार हो भी चुका है। अभी तक कितने संविधान संशोधन हो गए प्रस्तावना के अंदर, तो एक संविधान संशोधन हुआ और वो संविधान संशोधन था 45वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 के तहत इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि छोटा संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन ने हमारे जो संविधान था इसके अधिकांश भागों में परिवर्तन किया था। इसी के तहत इन्होंने प्रस्तावना में भी एक परिवर्तन किया और प्रस्तावना में परिवर्तन करते हुए 3 नए शब्द जोड़ दिए थे और वो 3 नए शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 ऐसे शब्द थे जो पहले के प्रस्तावना के अंदर नहीं थे, लेकिन जब ये 42वां संविधान संशोधन आया तो 42वें संविधान संशोधन के अंदर पहला शब्द जोड़ा गया था, वो था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जा सकता है कि मूल प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से शब्द थे, इनमें से 4-5 शब्द दे दिए जाए और उनमें एक शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या अखंडता में से कोई एक दे दिया जाए। तो ध्यान रखना यही वो 3 शब्द हैं जो कि बाद में जोड़े गए थे, बाकी तमाम शब्द मूल प्रस्तावना के अंदर शामिल थे। तो एक चीज ये भी क्लियर रखना, प्रस्तावना में संशोधन हो सकते हैं और ऐसा संशोधन एक बार तो हमारी सरकार कर चुकी है और जो था 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्षता और अंतिम था अखंडता। क्लियर। तो हमने ये भी देख लिया कि भाग है या नहीं, दूसरा हमने ये भी देख लिया संशोधन संभव है या नहीं, और उसके बाद अब संशोधन के लिए कौन सा संशोधन किया गया था ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हमारी इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि इस प्रस्तावना के अंदर जो स्रोत दिखाए गए हैं, वो जो मूल 4 तत्व है इस प्रस्तावना से जो हमें मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला स्रोत है कि अधिकार के स्रोत, यानी प्रस्तावना हमें बताती है कि हमने जो संविधान सभा ने जो संविधान लिखा है उसको ये अधिकार दिया किसने था। कैसे दिखाती है भाई, ये दिखाती है इसकी पहली लाइन, हम भारत के लोग, यानी कि आगे जो भी विचार रखे गए हैं ये विचार किसके हैं, भारतीयों के हैं, न कि केवल संविधान सभा के। यहाँ ये चीज हम भारत के लोग केवल संविधान सभा के वो 389 या फिर आजादी की बात 299 वाले सदस्यों की बात नहीं हो रही है, यहाँ टोटल किसकी बात हो रही है, हम भारत के लोग यानी कि संपूर्ण भारत की बात हो रही है। और मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, केहर सिंह नाम का 1989 का एक केस था, केहर सिंह नाम से केस था और वो था 1989 का। 1989 के केस में केहर सिंह मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे इसी शब्द को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस गया और उसमें बता दिया गया था कि ये जो हम भारत के लोग लिखा गया है, लिखने वाले तो संविधान सभा के सदस्य थे और जो टोटल कितने थे 389, और 389 सदस्य और वो भी ऐसे जिनको प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं चुना गया। तो फिर ये 389 सदस्य सभी भारतीयों के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन था। और ये मामला गया था केहर सिंह के द्वारा ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद सिंपल एक जवाब दिया था कि ये कानूनी काल्पनिकता है, यानी कि एक कल्पना मात्र है कि ये सभी भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये अंतर्निहित पूर्व धारणा है, यानी कि अब ये पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। इस बात को आज के बाद किसी भी न्यायालय के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी, मामला कौन सा था, केहर सिंह का। कब आया था, 1989 में आया था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोल दिया कि हम जो भारत के लोग हैं ये सभी भारतीयों के प्रतिनिधि बोलते हैं, न कि संविधान सभा के 389 सदस्य, क्योंकि वो तमाम परिस्थितियां ऐसी थी जिनके अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो नहीं सकता था। और जब प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होने के बाद में ये सब कुछ चलता आ रहा था। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता तो फिर संविधान लागू हुआ था 1950 के दिन और ये मामला आया था 89 में, यानी 29 साल तक अगर हमारे पूरे देश की जनता ने जिन जिनको मंत्री बनाकर अपने प्रतिनिधि भेजे थे उनमें से किसी ने भी एक बार भी ये इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। और वो पीढ़ी 29 सालों में जा चुकी है जो उस समय हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी जो लोग थे। तो फिर अब ये इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 20 साल में जनरेशन बदलती है। हमारा तो मामला भी 30 साल पुराना हो गया है। तो फिर इसको आज से अंतर्निहित पूर्व धारणा स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि आज के बाद इस मामले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और वैसे भी ये बात सुप्रीम कोर्ट की सच भी थी, क्योंकि अगर
इस पर किसी को प्रॉब्लम होती तो आज़ादी के जस्ट बाद जिस दिन प्रथम 1900 शायद अप्रैल 1952 की बात है, अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित लोकसभा वहां पर गई थी और राज्यसभा का चुनाव हुए थे और वो हमारे एमपीज एमएलए जब विधानसभा और लोकसभाओं में संसद में गए थे तब उनको ऑब्जेक्शन करना था। अगर उस समय ऑब्जेक्शन होता तो बात वैलिड भी होती, समझ में भी आती। ये 29 साल बाद आने वाला केस हजम नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। आज की स्थिति यह है कि इस बात को कोई भी केस में यानी किसी भी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ओके, ये तो आपके सिविल सर्विस वाले एग्जाम के लिए फैक्ट था जो आप ध्यान में रख सकते हो कि किसी दिन जरूरत पड़ जाए और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हम संविधान के किसी भी तथ्य को चैलेंज कर सकते हैं? तो चैलेंज तो आप कर ही सकते हो, आपको कोई मना नहीं है, लेकिन इस वाली लाइन को आज के बाद कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया। चलो, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ? इस संविधान को शक्ति देने वाले कौन है? हम भारत के हैं। हमने ये शक्ति दी है संविधान को वो ऐसे ऐसे प्रावधान करेंगे। तो पहला था अधिकार के स्रोत, और अधिकार के स्रोत कौन है? भारतीय जनता जनार्दन, यानी भारतीय जनता। दूसरा आता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति के बारे में इस प्रस्तावना के अंदर कई शब्द ऐड किए गए थे। उनमें पहला था प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ यानी कि भारत आज कैसा है? संप्रभु है। संप्रभु का मतलब है सोवरेन है। सोवरेन का मतलब होता है कि आज भारत में कोई भी प्रकार का निर्णय लेना हो तो उस निर्णय लेने की शक्ति भारत सरकार की है, यानी भारत की संसद या भारत के जो प्रतिनिधि, हम भारतीयों के प्रतिनिधि जो है वो मिलकर जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमें ये बोल दे कि आप ये आपके देश के अंदर ये चीज होनी चाहिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये हमारी संप्रभुता नहीं होती। और आज हम संप्रभु हैं, इसका मतलब हम कहीं से भी किसी के भी साथ में कैसे भी संबंध बना सकते हैं, तो वो होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे आजकल आप सुर्खियों में ये घटनाएं अक्सर सुनते हो कि जब भारत के रूस के साथ तेल व्यापार चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा है, और रूस के साथ हमारे व्यापार के संबंध 1971 से कंटिन्यू एक समान बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका को ऑब्जेक्शन हुआ था और अमेरिका ने ये तक बोल दिया था कि भारत रूस के साथ अपने संबंध को तोड़ दे और रूस पर प्रतिबंध लगाए। जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया, तो भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर शुरू हो गया, यानी एक दूसरे के सामानों पर कर लगाने वाली प्रवृत्ति शुरू हो गई। लेकिन ये बताती है कि भारत फ्री है, भारत किसी के भी साथ में कैसा भी संबंध बना सकता है और किसी अन्य संस्थान से भारत प्रभावित नहीं होगा। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये भी ध्यान में रखें कि भारत अगर किसी अन्य संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का सदस्य बनता है तो इससे भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात नेहरू जी ने भी जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की थी तब भी बोला था कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए जब कोल्ड वॉर चल रहे थे तब कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया था, न कि अमेरिका या रूस की ओर अपना झुकाव दिखाया था। ये दिखाता है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए अक्सर ये लाइनें बोल दी जाती है कि अगर भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है तो भारत को वो सारे काम करने पड़ते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। जैसे कि WTO के सदस्य बनने पर हमारे जो व्यापार के नियम है वो वैसे ही होंगे जैसे WTO के होते हैं। तो जवाब है, ये बात सच है कि WTO के प्रावधान हमारे यहाँ पर लागू होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना इससे हमारी संप्रभुता खंडित नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे स्वैच्छिक हैं। जिस दिन हम चाहें उस दिन WTO की सदस्यता छोड़ सकते हैं। जैसे कि अमेरिका ने हाल ही में पेरिस समझौते से और WHO से अपने आप को पृथक किया, क्योंकि ये सब कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए होते हैं और इसमें किसी भी देश पर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। तो ये बात थी संप्रभुता के बारे में। तो संप्रभुता के बारे में 2-3 बातें हो गई कि पहली चीज, हमारा निर्णय हम अपनी मर्जी से लेंगे, हम पर कोई दबाव नहीं है। दूसरा कि किसी भी अन्य देश के साथ हमारे संबंध हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही होने। और तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता लेना हमारी प्रभुता को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं करता है।
फिर आता है समाजवादी। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन कहता है कि भारत समाजवादी होगा। समाजवाद के बारे में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक है मार्क्सवादी समाजवाद और दूसरा होता है फेबियन या गांधीवादी या नेहरूवादी समाजवाद। तो ये जो तीन नाम अलग बोले हैं, गांधी, नेहरू और फेबियन वाले, ये वाला समाजवाद है थोड़ा सॉफ्ट है और भारत की विभिन्नता के अनुसार है, जबकि मार्क्सवादी हैं वो थोड़ा आक्रामक है। मतलब कि मार्क्स कहता है कि जैसे सभी दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ और जो अमीर है, पूंजीपति है, उनको नष्ट कर दो और उनकी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लो। यानी कि ये खूनी क्रांति की मांग करता है मार्क्सवादी समाजवाद, जो कि चीन और रूस, उत्तरी कोरिया ऐसे देशों के अंदर चलता है। जबकि जो भारतीय समाजवाद है वो मिश्रित प्रकृति का है, यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने कहीं सुना होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और भी हमारे यहाँ सरकारी सार्वजनिक कंपनियां भी बहुत हैं, पब्लिक जो लिमिटेड वाली कंपनियां होती है और सरकार की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां भी बहुत हैं। ये सब कुछ बताता है कि भारतीय समाजवाद के अंदर पूंजीपति का भी सम्मान किया जाता है और जन कल्याण पर भी फोकस किया जाता है। इस प्रकार का हमने समाजवाद अपनाया था। इस समाजवाद में एक चीज और है जो वर्तमान का ट्रेंड है, वो ये है कि 1991 तक हमारा समाजवाद है, हमारा जो झुकाव था वो समाजवाद की ओर ज्यादा था और 1991 के बाद आज हमारा झुकाव पूंजीपति की ओर, पूंजीवाद की ओर ज्यादा है। तो पहला हमने देखा भारतीय स्रोत कैसे, प्रकृति कैसी है, प्रभुत्व, संप्रभु। दूसरी हमारा देश समाजवादी है और वो भी कैसा, मिश्रित समाजवादी, यानी कि यहाँ पर पूंजीपतियों का भी सम्मान किया जाएगा और यहाँ पर समाज यानी कि राष्ट्रीयकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरी चीज आती है वो है धर्मनिरपेक्ष। भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। वैसे सामान्यतः देश तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला ऐसा देश जो धर्म का विरोध करता है, धर्म विरोधी देश होता है, जैसे कि फ्रांस जो धर्म का विरोधी है। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फ्रांस के अंदर एक सिख के लिए अपने सर पर पगड़ी पहनना या फिर कृपाण धारण करना संभव नहीं है, और या फिर मुसलमान के लिए बुर्खा धारण करना भी मना होती है, उनकी स्कूलों में बैन कर दिया जाता है। जबकि भारत की जो संप्रभुता है, दूसरे देश की बात करें, दूसरा देश आता है वो होता है धार्मिक देश। और धार्मिक देश वो होते हैं जहां पर अपने एक धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि अरब के देश है वो इस्लाम देश है, क्योंकि वहां पर इस्लाम धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर रखा है। और तीसरे आते हैं, उन्हें बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष वो देश होते हैं जहां पर किसी भी एक धर्म पर विशेष फोकस करने की बजाय सभी धर्मों का समान महत्व होता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है और सभी धर्म के बारे में ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ज्यादा प्रमोट करने के लिए दूसरे धर्म को नीचे झुका दिया जाता है, ऐसा कोई प्रावधान वहां पर नहीं होता है। जैसे कि भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है। तो हमने प्रकृति के बारे में नेक्स्ट बात देखनी है, वो है लोकतांत्रिक, यानी कि भारत कैसा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकतंत्र क्या होता है, वैसे तो वो सिंपल सी अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन दे रखी है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र होता है। वैसे लोकतंत्र की सामान्य परिभाषा ये होती है कि ऐसी राज्य व्यवस्था जिसके अंदर सामान्य जनता की राय को, विचारों को और उनकी जो इच्छाएं होती है, इन सब को समान महत्व दिया जाता है, वो होता है लोकतंत्र। यानी अगर किसी व्यवस्था में, किसी राज्य के अंदर लोकतांत्रिकरण हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां की आम जनता की राय को महत्व दिया जाता है, वो होता है लोकतंत्र। इसीलिए वो डेफिनेशन बनी थी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो हम भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। जबकि आजादी से पहले भारत एक उपनिवेश था, वहां पर कंपनी का हित देखा गया था, और उससे पहले भारत में राजतंत्र था। अब क्या आ गया था, लोकतंत्र आ गया था। और एक और विशेषता थी, भारतीय प्रकृति थी, वो है गणराज्य। और गणराज्य का सामान्य मतलब होता है कि गणराज्य यानी कि यहाँ का राष्ट्र प्रमुख को जनता चुनती है एक निश्चित समय के लिए। गणतंत्र का ऑपोजिट शब्द होता है राजतंत्र। राजतंत्र के अंदर जनता राष्ट्र के प्रमुख को चुनती नहीं है, वो वंशानुगत रूप से आते रहते हैं। और जबकि गणराज्य या गणतंत्र के अंदर जनता अपने राष्ट्र के सर्वोच्च व्यक्ति को, हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को जनता प्रति 5 वर्ष में चुनाव दोबारा चुनती है। और इसका एक अर्थ यह भी बनता है कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई भी भारत के अंदर
अलग नहीं है, सब एक समान दृष्टि में आते हैं, तब वहां पर लागू होता है गणराज्य। यानी भारत और ब्रिटेन के अंदर अंतर देखा जाए तो ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र है। क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन में आज भी जो देश की प्रमुख है वो है ब्रिटेन की महारानी, जबकि भारत के अंदर भारत का जो प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आप जानते हो आज के समय में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उससे पहले जो थे उनका कार्यकाल जैसे भी कंप्लीट हुआ वैसे ही नए राष्ट्रपति आ गए, और नए राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूरा होगा तो हम किसी और को चुनकर भेज देंगे। इसलिए भारत क्या है, आज एक गणराज्य है। तो गणराज्य के दो मतलब होते हैं, पहला कि देश का जो सर्वोच्च वह नागरिक हैं राष्ट्रपति, उनको जनता एक निश्चित समय के लिए चुनती है। और गणराज्य का दूसरा मतलब भी होता है, दूसरा मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जैसे द्रौपदी मुर्मू जी है, वो ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही राष्ट्रपति के पद से हटती हैं उसके बाद उनको कुछ स्पेशल अधिकार मिलेंगे। जी नहीं, उनको और मुझे दोनों को एक समान अधिकार मिलेंगे। इसलिए भारत आज क्या है, एक गणराज्य है। तो ये था भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति के बारे में हमने 5 नाम पढ़े थे। पहला प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। 5 विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के बारे में, भारत की प्रकृति के बारे में। अब तीसरा नाम आता है, वो होता है उद्देश्य या हमारे संविधान के आदर्श या लक्ष्य क्या रखे गए हैं उनके बारे में। तो संविधान के लक्ष्यों के बारे में आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला लक्ष्य है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी कि हमारा पहला उद्देश्य है कि हम भारत के नागरिकों को क्या देंगे, इसके नागरिकों को क्या क्या देना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है। एक चीज तो मैंने एक बार पहले PYQ देखा है जिसके अंदर लिखा हुआ था, प्रस्तावना के अंदर लिखे हुए तीनों न्याय का क्रम क्या था, ये क्रम ऐसा ही था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सिंपल बात थी। और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का क्या तात्पर्य है, आशय क्या है, तो वो भी देखते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज में सबको समान अवसर मिलेगा। यानी समाज में ना कोई उच्च होगा ना कोई निम्न होगा, समाज में सब एक समान होंगे, उससे बोलते हैं सामाजिक न्याय। वो भारत में अभी तक तो स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास अच्छे खासे चल रहे हैं। हालांकि आज हमारी समाज की जो व्यवस्था है काफी बदली हुई महसूस होती है। जितनी रूढ़िवादिता पहले हुआ करती थी आज उतनी नहीं है। आज हम सभी व्यक्तियों का बिना कोई उनके अंदर जाति, धर्म, ये चीज देखे हम उनकी योग्यताओं का सम्मान करते हैं और सब मिलजुल कर रहने का प्रयास भी करते हैं। तो ये हमारा क्या है, संविधान का एक आदर्श था, वो क्या था, सामाजिक न्याय रखना, और हम सामाजिक न्याय के लिए प्रयासरत भी है। और ये क्रम इसी तरीके से तत्परता के साथ, और जो शिक्षित वर्ग आ रहा है उसने इस शब्द को थोड़ा ज्यादा सीरियस लिया, तो आने वाले समय के अंदर हम बहुत जल्द सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर लेंगे। दूसरा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि समाज के अंदर जो देश का जो आर्थिक संसाधन है, इन पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होने की बजाय संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो। सभी लोगों को अपनी आजीविका कमाने का और उचित परिस्थिति के अंदर अपनी जीविका कमाना और एक जीने योग्य जीवन जीने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाना, ये होता है आर्थिक न्याय। इसके लिए संविधान के अंदर अनुच्छेद रखे गए हैं 39B और 39C। 39B और C के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो यही बताते हैं कि आर्थिक न्याय किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। 39B में लिखा है भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, यानी कोई एक व्यक्ति इस पर अधिग्रहण ना कर ले। और 39C लिखा हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो जीविका के साधन हैं वो किसी एक व्यक्ति के ना हो, सबके अंदर वितरित किए जाए। ये आर्थिक न्याय है। और तीसरा आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से आशय है कि लोगों को वोट देने का भी एक समान अधिकार है, वोट चुनाव लड़ने का भी एक समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है, किसी जाति धर्म का है या फिर कोई अमीर गरीब है, उस आधार पर लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। हमारे यहाँ पर राजनीतिक न्याय है, यानी कि अनुच्छेद 324 कहता है कि हर प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार है, यानी जो भी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है उसको आज वोट देने का अधिकार है। और ये भी बोलते हैं कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर आपको सरपंच के पद के लिए खड़ा होना है तो आपकी आयु महज 25 वर्ष होनी चाहिए। और
लोकसभा में आपको चुनाव लड़ना है तो वहाँ पर महज आप अगर 25 वर्ष की उम्र के हैं तो लोकसभा के सदस्य यानी एमपी बन सकते हैं, और अगर आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी महज उम्र 30 साल होनी चाहिए, आप राज्यसभा में भी जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो फिर महज आपको 35 साल की उम्र चाहिए, और आपके 35 साल उम्र होते ही आप राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे पदों को भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ केवल क्राइटेरिया किसका रखा हुआ है? उम्र का, न कि किसी जाति, धर्म या विशेष प्रावधान थे। ऐसे कोई प्रावधान वहां पर रखे नहीं गए थे। तो पहला आदर्श था न्याय की व्यवस्था करना, और कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब यहाँ से ध्यान में रखना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को संयुक्त रूप से वितरणात्मक न्याय बोलते हैं। वितरणात्मक न्याय, जिसके अंदर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के प्रावधान किए गए हैं, और ये हमारे संविधान के जो डीपीएसपीज है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनके अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है, फिर हमने दी है क्या? स्वतंत्रता। हमने भारत के नागरिकों को, हमने मतलब कि हम खुद सभी भारतीयों ने भारत के लोगों को क्या दिया है? स्वतंत्रता दी है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। पहला है विचार, आप किसी भी विचार का पालन कीजिए, आपको इंडिया के अंदर कोई आपत्ति नहीं है। यानी आप चाहो तो किसी धर्म के विचारों को अपना लो, आप चाहो तो अधर्म के विचारों को अपना लो, आप चाहो जो भी विचार अपनाने चाहते हो वो विचार अपना लो, आपको कोई भी ऐसे मजबूर नहीं कर सकता कि नहीं तुम्हें तो ये विचार अपनाने ही होंगे। पहला विचार की स्वतंत्रता है। दूसरा अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति का मतलब है आप कुछ भी, अपने जितने भी विचार हैं वो सारे विचार दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हो, आपको इसकी भी छूट दी जाएगी। और फिर आता है धर्म, आप किसी भी धर्म का पालन कीजिए, हमारे यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं होती। आपने कभी सुना होगा कि विश्व में जितने धर्म हैं उनमें से अधिकांश धर्म ऐसे हैं जिनके हो सकता है मूल स्थान में वो खत्म हो गए, जिस देश में पैदा हुआ था वो धर्म वहां पर खत्म हो गया हो, लेकिन उसके अंश आपको इंडिया में जरूर मिल जाएंगे। यानी कि धर्म, सभी धर्मों का भारत क्या करता है? सम्मान करता है, इसीलिए हम कैसे देश हैं? धर्मनिरपेक्ष देश हैं। फिर आता है विश्वास, आप किसी भी प्रकार का विश्वास रखें, आपकी आस्थाओं को, आपके विश्वास को भारत के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी कि आप अगर ये कहते हो कि हर घर राम आएंगे तो आने दो, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और हर घर अगर रहीम को भी बुलाना चाहते हो, इंडिया के अंदर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। हमने यहाँ पर महात्मा बुद्ध का भी पूजन उतना ही पूजन किया है, महावीर स्वामी का भी उतना ही पूजन किया है, और हमने भगवान राम और कृष्ण का भी पूजन किया, तो हमने मोहम्मद पैगंबर का भी सम्मान किया। हमारे यहाँ पर अजमेर के अंदर जैसे जिस श्रद्धा के साथ अजमेर के अंदर ये ईद और अन्य मुसलमानों की जो त्योहार आते हैं वो जितनी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं, उतनी श्रद्धा के साथ बाकी अन्य धर्मों के जो प्रावधान होते हैं, जो त्योहार होते हैं वो भी मनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर हर विश्वास का सम्मान किया जाएगा, आपको कोई भी किसी विशेष विश्वास के लिए बाध्य नहीं करेगा। और अंतिम आता है उपासना, आप किसी की भी प्रार्थना कर सकते हो। ये हमने हमारे यहाँ, हम भारत के लोग, ये भारत के लोग ही बोल रहे हैं कि हमने भारत के लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी, 3 प्रकार का न्याय दिया। ये दोनों क्या है? भारत के संविधान के आदर्श हैं। तीसरी चीज देखते हैं, समता। 2 प्रकार की समानता दी जाएगी प्रत्येक भारत के नागरिक को। वो कौन कौन सी है? पहला है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर। यानी कि समाज के अंदर सभी लोगों का एक समान प्रतिष्ठा मिल सकती है। आज जैसे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, वो आदिवासी महिला है, उनको भी राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था। आज उनकी प्रतिष्ठा क्या बनी है? वो भारत की प्रमुख यानी प्रथम महिला है, और भारत की प्रथम नागरिक बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो ये जो प्रतिष्ठा थी एक आदिवासी महिला को भी मिली है। इससे पहले हमारे दक्षिण के तमिलनाडु के ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह हमारे यहाँ पंजाब के थे, उनको भी मौका मिला था। और तमिलनाडु के वेंकट रमन और इस तरीके के नारायणन, ये जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको भी एक समान महत्व मिला था। यानी कि भारत के अंदर प्रतिष्ठा और अवसर दोनों चीजों की समानता है, किसी के भी साथ विशेष प्रावधान नहीं किए गए कि इस जाति, धर्म या अमीर और गरीब वर्ग का व्यक्ति ही हमारे इस पद को प्राप्त कर सकता है। नहीं, हमने यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता रखी है, सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप केवल 35 साल की उम्र के होने चाहिए, और भारत और राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखने चाहिए, और आप राष्ट्रपति बन सकते हो।
तो ये जो समानता दी है इसका प्रावधान हमारी प्रस्तावना के अंदर कर दिया गया है। फिर समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, व्यक्ति की गरिमा यानी कि हर व्यक्ति को ऐसा जीवन जीने का अधिकार है, इंडिया के अंदर अधिकार है कि उसका जीवन कैसा हो, गरिमामय हो। और ये गरिमामय जीवन का प्रावधान, वैसे गरिमामय शब्द का जो प्रथम बार व्याख्या की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो की गई थी 1971 के अंदर मिसेस गांधी के केस के अंदर। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति को न केवल जीवन जीने का अधिकार है, उनको कैसा अधिकार है, उनको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। यानी भारत के अंदर केवल आपको जीवन ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप दुर्गति के अंदर जी रहे हो, आपको अधिकार है कि आपका जीवन कैसा बना सकते हो, गरिमामय जीवन बना सकते हो। और ऐसा ही अरुणा शानबाग नाम का एक केस था जिनके अंदर उनको यूथनेसिया करवाया गया था, यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि क्योंकि वो कोमा में थी कई सालों से और वो उसमें नहीं आई थी, उनका जीवन बहुत ज़्यादा नरक कष्टकारी हो रहा था। तो ऐसे कष्टकारी जीवन में से मुक्ति दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केवल जिंदा रहना ही जीवन नहीं है, जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमामय होना चाहिए। तो इसका भी उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर कर रखा था। उसके बाद एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता बनाए रखनी है और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हम कई बार आपको दिए हुए अधिकारों पर युक्त निर्बंधन भी लगा सकते हैं। सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाना, यानी कि भारत के नागरिकों के बीच में आपस में कैसा होगा, भ्रातृत्व की भावना होगी, यानी कि अपनेपन की भावना के साथ सभी जिएंगे, क्योंकि ये राष्ट्र का नाम आ रहा है और राष्ट्र वहीं पर आता है। राष्ट्र और देश में फर्क क्या होता है, देश उस क्षेत्रफल को बोलते हैं जिस क्षेत्रफल के अंदर लोग रहते हैं, जबकि राष्ट्र एक भावना है जो कहते हैं राष्ट्र प्रेम। देश प्रेम से ज्यादा शब्द कौन सा चलता है, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र क्यों चलता है, क्योंकि ये इमोशन है। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम किसको बढ़ावा देंगे, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देंगे। ये भी हमारा क्या बता रहा है, आदर्श बता रहा है। इन आदर्शों के बाद में आगे आता है कि बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 के दिन, फिर अंतिम चीज कौन सी बताती है, प्रस्तावना बताती है तिथि किस चीज की, कि ये संविधान कब स्वीकृत हुआ, अंगीकृत हुआ और आत्मा अर्पित किया गया। तो वो तारीख दे रखी है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, स्वीकार किया, अधिनियमित किया। अधिनियमित का मतलब है अब इस संविधान में लिखे हुए जो नियम है, प्रावधान है, हम पर लागू होते हैं, उसे बोलते हैं अधिनियमन करना, यानी नियम लागू करवाई। और आत्मा अर्पित किया, यानी अपने आप को इस संविधान को सौंप देते हैं। ये तारीख दे रखी है कौन सी, 26 नवंबर 1949 को। ये तिथि भी हमारी इस प्रस्तावना के अंदर दे रखी थी। तो दोस्तों, हमने इसके अंदर ये चर्चा की कि संविधान का भाग है या नहीं। हमने ये भी चर्चा की कि प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, कब आया और इसके अंदर क्या प्रावधान थे। और हमने ये भी देखा कि प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। और फिर हमने इसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश की और बाकी और भी डिटेल इनकी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मैंने कोशिश की थी कि कम समय के अंदर बोलकर आपको इन सारे शब्दों को समझा सकूं। एक ही शब्द के अगर एक से अलग अर्थ थे तो मैंने कोशिश की है कि उन अलग अर्थों को भी आप समझ पाएं। जैसे कि जब मैंने गणराज्य बोला था तब ये भी बताया था कि गणराज्य का मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक जनता द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। और दूसरा अर्थ भी बताया था कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना के अंदर फिर ये भी देखा था कि इसके 4 मूल तत्व हैं। पहला है अधिकार के स्रोत, भारत की जनता है। दूसरा है प्रकृति, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 5 प्रकृति बताई थी। फिर देश के संविधान के आदर्श क्या थे, लोगों में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, ये देनी थी। और चौथा जो मूल तत्व था वो था तिथि, कि ये प्रस्तावना हमारा किस दिन लागू हुआ, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो मैंने कोशिश की है कि इस प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी जितने छोटे बड़े पॉइंट बनते थे उनके बारे में आपके साथ चर्चा कर सकूं और जो भी आपको समझाने लायक बिंदु मिले तो वहां पर आपका फोकस बढ़ाकर समझा सकूं। बाकी इनसे रिलेटेड भी पीवाईक्यूज पर
हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है। कुछ टाइम के अंदर पीवाईक्यूज भी बनकर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज मिलाकर आपके सामने दे दिए जाएंगे। आप इन पर चर्चा करना, कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसके लिए हमारे साथ कांटेक्ट करना या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी लाइक करते रहिए। धन्यवाद।